औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे मैकैप का, वहाँ जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट मटेरियल्स एंड रिफ्रैक्टरी डाई मटेरियल्स। प्रॉपर डिस्कशन पे जाने से पहले थोड़ा सा हम मोल्ड के कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि मोल्ड क्या होता है और मोल्ड मेकिंग मटेरियल जो कि दरअसल इन्वेस्टमेंट मटेरियल होते हैं वो हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो अगर आप इस चैप्टर के शुरू करने से पहले भी देखें तो थोड़ा सा हमारे पास कॉन्सेप्ट है मोल्ड का कि मोल्ड क्या होता है। मोल्ड हम जानते हैं कि अगर हम दांत अगर आप देखें तो दांत काफ़ी जो हैं दे आर वेरी इरेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप्स में होती हैं। तो इस तरह वेल डिफाइंड उसकी एंगल्स नहीं होती हैं कि आप कुछ और इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से आप दांत के मॉडल को बना सकें। तो दांत के टूथ के एग्जैक्ट मॉडल के लिए आपको एक इनडायरेक्ट टेक्निक करना पड़ता है। आप एक मटेरियल ले लेंगे जो कि प्लास्टिक फॉर्म में जो वो आप उसको पाउडर और लिक्विड को मिलाएं और एक स्लरी बनाएं, एक डव स्टेज मटेरियल बनाएं, उसे एक ट्रे में लोड कर दें और पेशेंट के मुंह में आप उसको इंसर्ट कर दें। तो जब आप उसे प्रेस करेंगे अगेंस्ट द टीथ एंड द सॉफ्ट टिश्यूज़ तो ये मटेरियल कुछ टाइम लेके जब इसकी सेटिंग टाइम पूरी हो जाएगी तो आपके पास जब आप इसे मरीज़ के मुंह से रिट्रीव करेंगे तो आपके पास हर दांत का एग्जैक्ट रेप्लिका आज नेगेटिव रेप्लिका या उसके मोल्ड या उसके इम्प्रेशंस आ चुके होंगे। तो जो मटेरियल आप इस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं दैट इज़ अ मोल्ड मेकिंग मटेरियल। लेकिन चूंकि अच्छा फिर इम्प्रेशन मटेरियल और इन्वेस्टमेंट मटेरियल में क्या फ़र्क है? टेक्निकली दोनों का एक ही मकसद है, मोल्ड बनाना, दांतों के शेप्स को बनाना, सॉफ्ट टिश्यू या हार्ड टिश्यू के शेप को बनाना। लेकिन अगर ये रूम टेम्परेचर पे होता है तो फिर ये इम्प्रेशन मटेरियल, इसलिए कि अगर आप देखें कि हम रूम टेम्परेचर पे ये सब कुछ मरीज़ के मुंह में इस मटेरियल को लेके जाना और इसमें फिर बाद में मॉडल मटेरियल पोर करना, ये सारा रूम टेम्परेचर पे होता है। सो अगर किसी मटेरियल में आप मोल्ड बनाते हैं लेकिन ये सारा प्रोसेस जो है वो रूम टेम्परेचर पे किया जाए तो फिर वो इम्प्रेशन मटेरियल कहलाएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अब यहाँ पे अगर सोचें कि आप यहाँ पे तो आपने ये इम्प्रेशन जिप्सम प्रोडक्ट में ये इसका कास्ट या इसका मॉडल बना दी है, लेकिन अगर आपको ऐसा मॉडल चाहिए हो, ऐसा कास्ट आपको चाहिए हो लेकिन वो बेसिकली मेटल और एलॉयज़ का हो, तो फिर उस सूरत में आप सोचें कि अगर हम इसमें मोल्टन एलॉय डाल दें तो ये तो सारा डिसइंटीग्रेट हो जाएगा बिकॉज दिस प्रोसीजर कैन नॉट बी डन एट द रूम टेम्परेचर। तो वहाँ का आपके पास एक इतना स्ट्रॉन्ग मटेरियल आना चाहिए, वो मौजूद होना चाहिए कि वो हीट को रेजिस्ट कर सके और आप उसमें मोल्टन एलॉय जो है वो डाल दें। जिस तरह हम पार्शल डेंचर बनाते हैं या मेटल क्राउन बनाते हैं या पोर्सलिन फ्यूज टू मेटल ब्रिजेस और क्राउन्स बनाते हैं, तो वहाँ के लिए जो उन डिज़ाइंस को उन कास्ट को बनाने के लिए हम जो मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, मोल्ड मेकिंग मटेरियल जो हम वहाँ यूज़ करते हैं उसको इन्वेस्टमेंट मटेरियल कहते हैं। आपने क्लासरूम में भी देखा होगा कि ये प्री फैब्रिकेटेड हमारे पास सिलिकॉन के मोल्ड्स आती हैं कि जिसमें आप सिर्फ बस मॉडलिंग मटेरियल या जिप्सम आप मिक्स करके इसमें डाल दें प्लास्टर ऑफ पेरिस को तो आपके पास कास्ट आ जाएगा जिप्सम में। यहाँ पे जिप्सम भी दरअसल एक वो मटेरियल है मोल्ड बनाने का, लेकिन वो हम रूम टेम्परेचर पे करते हैं कि जब हम मरीज़ का फुल डेंचर बनाते हैं। इस तरह अगर आपके पास पेशेंट आता है और आप उसको इस तरह डेंचर बनाना चाहें तो फिर आपका ये मोल्ड जो है उस वक्त सिलिकॉन का नहीं होगा, ये मोल्ड जो है दरअसल उस वक्त जिप्सम प्रोडक्ट का होगा। तो जिप्सम प्रोडक्ट रूम टेम्परेचर पे भी एज ए इन्वेस्टमेंट मटेरियल यूज़ होती हैं। फिर उसका तरीका ये होती है कि हम एक्रेलिक रेजन को मिक्स करते हैं और डव स्टेट पे हम इस मोल्ड में डाल के फिर उसको बंद करके और प्रेशर दे के हम इसको एडॉप्ट करते हैं ताकि हमारे पास उस एग्जैक्ट पेशेंट का कास्ट या उसके डेंचर हम बनाएं। तो ये मोल्ड हम उस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम इसको इन्वेस्टमेंट मटेरियल नहीं कह सकते, ये हमारे पास मोल्ड मेकिंग मटेरियल जो है, इसलिए कि यहाँ पे अगर हम इसमें मोल्टन एलॉय डालेंगे तो फिर ये शायद डिसइंटीग्रेट कर जाए, लिहाजा ये मोल्ड मेकिंग मटेरियल है। लेकिन अगर आप इस पिक्चर में आप देख लें, आप अगर पार्शल डेंचर को या फुल क्राउन को मेटल में बनाना चाहें
तो उसके लिए आप फिर सिलिकॉन को एज ए मोल्ड मेकिंग मटेरियल इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपके पास एक ऐसा मटेरियल होना चाहिए जो एलिवेटेड टेम्परेचर को विथस्टैंड करे। आप मिसाल के तौर पर ये उसका है बेस मेटल एलॉय, आपने एक क्रूसिबल में गर्म की है और आप इसे उसमें डालना चाहें मोल्ड में, तो उस सूरत में आपके लिए ये मटेरियल जो है जिसमें आपने मोल्ड बनाया है पार्शल डेंचर के लिए या फुल क्राउन के लिए, तो उस सूरत में ये मटेरियल जो है बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि वो इस खोलते हुए मोल्टन एलॉय के दौरान यूज़ के पोरिंग के दौरान ये वो ना हो, डिसइंटीग्रेट ना हो। तो जो इन्वेस्टमेंट मटेरियल है इसकी बुनियादी प्रॉपर्टी जो है इट शुड बी द हीट रेजिस्टेंट मटेरियल। तो अगर हमने इसलिए यहाँ पे काफ़ी मोटा भी करके हमने ये शो किया है कि दिस हाई टेम्परेचर मैंडेट्स द यूज़ ऑफ रिफ्रैक्टरी मटेरियल। तो जो हम इन्वेस्टमेंट मटेरियल यूज़ करेंगे एलिवेटेड टेम्परेचर पे, उसके ढेर सारी प्रॉपर्टीज़ के साथ जो बुनियादी प्रॉपर्टी जो है वो ये है कि हाई टेम्परेचर पे हमारा ये मटेरियल हमें धोखा ना दे, इसमें कोई ख़राबी ना आए, ये फ़्लो ना कर जाए, ये डिसइंटीग्रेट ना कर जाए, ये डिफॉर्म ना हो जाए। इसलिए कि हम इसके अंदर जो हमने एग्जैक्ट दान का मोल्ड बनाया होगा, अगर ये मटेरियल कमज़ोर है, इसकी स्ट्रेंथ कम है, ये हीट को अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उस सूरत में जो इसमें हम मोल्टन एलॉय डालेंगे तो हमारे पास ये एग्जैक्ट जो हमने शेप क्राउन की बनाई है ये उसमें प्रोड्यूस नहीं होगा। ये दरअसल कास्टिंग रिंग में एक क्राउन का मोल्ड है। आपकी किताब में भी आपकी ये पिक्चर है कि ये साइड पे एक मेटालिक सिलेंडर है जिसको हम कास्टिंग रिंग कहते हैं, और ये जो यहाँ से शुरू हो जाता है ये दिस इज़ द स्प्रू बेस कहते हैं उसको, और ये हमारा वैक्स में बनाया हुआ क्राउन और साथ में अटैच स्क्रू है। जब हम इसे आगे आ रहा है, जब हम इसे गर्म करेंगे तो वैक्स सारा बाहर आ जाएगा और फिर हम इस मोल्ड में जो है ये मोल्टन एलॉय डाल देंगे तो हमारे पास ये टोटल एलॉय या टोटल मेटेलिक क्राउन हमारे पास आ जाएगा। तो जिस मटेरियल ये जो वाइट ये मटेरियल जो हमने इस यूज़ किया है तो ये हमारा रिफ्रैक्टरी मटेरियल इन्वेस्टमेंट मटेरियल, यहाँ पे एग्जैक्टली इसका नाम जो है फॉस्फेट बॉन्डेड इन्वेस्टमेंट मटेरियल है। तो आगे हम अगर वो देख लें तो हमें अब ये समझ आ गई है कि जो मटेरियल हम एज ए इन्वेस्टमेंट मटेरियल यूज़ करना चाहें तो उसकी कुछ आइडियल रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, उसमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। अगर वो उस मटेरियल में नहीं है तो दैट मटेरियल इज़ नॉट सूटेबल टू बी यूज्ड एज अ इन्वेस्टमेंट मटेरियल। तो अगर हम उन प्रॉपर्टीज़ पे नज़र डालें तो जो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ की मैंने यहाँ पे एक थोड़ी सी लिस्ट बनाई है आपके लिए कि जो मटेरियल आप एज ए इन्वेस्टमेंट मटेरियल यूज़ करना चाहें एटलीस्ट दैट मटेरियल शुड हैव दीज मेंशन्ड प्रॉपर्टीज़। तो पहला क्या है कि लो कॉस्ट एंड ईजीली मैनिपुलेटेबल। चूँकि आप इस मटेरियल को जस्ट वंस यूज़ करना चाहते हैं उसके बाद ये सीधा ट्रैश में जाएगा, तो ये मटेरियल अगर बहुत कॉस्टली है तो ये एक डिसएडवांटेज है। तो ये मटेरियल जो है कीमत में बहुत कम होना चाहिए। अगरचे ये आप कह सकते हैं कि और भी प्रॉपर्टीज़ हैं तो आपने इसको पहले नंबर किए थी। बहरहाल अगर ये मटेरियल महंगा बहुत है तो इसका डायरेक्ट कॉस्ट जो है वो आपके फिर पेशेंट जो है वो आप उसमें वो कॉस्ट जो है वो आप क्राउन मेकिंग में डालेंगे और पेशेंट का बजट में बिल जो है वो बढ़ता जाएगा। तो जो अगर आपके पास ऐसा मटेरियल जो कि लो कॉस्ट हो तो शायद पेशेंट का कॉस्ट थोड़ा कम आए ट्रीटमेंट का। और इजीली मैनिपुलेटेबल का मतलब ये है कि आपको इसकी यूज़ करने के दौरान कुछ स्पेशल मशीनें नहीं चाहिए, बहुत आसान है। आप इसको पाउडर और वाटर को मिक्स करके एक स्लरी बना के उसका मोल्ड बनाएं तो मैनिपुलेशन इसकी आसान होनी चाहिए। दूसरा ये कि ये जब आप इब्तिदा में अगर हम थोड़ा पीछे दोबारा जाएं पिक्चर पे कि जब आप इस मटेरियल को मिक्स करके ये मोल्ड बनाना चाहें तो जब आप इस मटेरियल को इस कास्टिंग रिंग के अंदर डालेंगे तो इस दौरान इसको एक फ़्लो फॉर्म में होना चाहिए था, ऐसा इजीली फ़्लो करता हो ताकि जब आप मोल्टन या मिक्स इन्वेस्टमेंट मटेरियल को आप इस मॉडल के वैक्स मॉडल के इर्द गिर्द डालना चाहें तो ईजी आप बड़ी आसानी से इसको पोर कर सकें और ये जो है इसमें वैक्स पैटर्न के साथ बिल्कुल इन कांटेक्ट आ जाए ताकि कहीं पे पोर्स ना हो
वैक्यूम्स ना हो, खाली जगह ना हो, जो कि बाद में हमारे लिए मॉडल में हमारी डिटेल में मिसिंग होगी। सो जो इन्वेस्टमेंट मटेरियल है इट शुड बी हैविंग अ फ्लो नेचर, कि ये फ़्लो करे, और दूसरा ये कि इट शुड ईजीली वेट द सरफेस ऑफ द मॉडल। जो ट्रुथ मॉडल आपने बनाया है, अगर ये एक हाइड्रोफोबिक और एक हाइड्रोफिलिक है और ये करीब करीब नहीं आते हैं, तो फिर यहाँ पे आपके पास जो मॉडल कास्ट में जो डिटेल्स होंगी वो डिटेल भी आपके पास मिसिंग होगी। तो ये जो है इसकी एक प्रॉपर्टी जो थी वो दूसरा वो ये कि तीसरी अगर इसकी आप प्रॉपर्टी देखें कि इट शुड बी सफिशेंट स्ट्रेंथ व्हेन इन ग्रीन स्टेट। जब आप इसको मिक्स करके मॉडल के गिर्द अडाप्ट करते हैं तो आप इसको टाइम दें कि पहले ड्राई हो जाए, इसका मैक्सिमम वाटर जो है वो लॉस कर जाए और ये थोड़ा सूख जाए। जिस तरह ये कुम्हार लोग जो गड़े और प्लेट और ये दिगचे वगैरह बनाते हैं, जब वो पहले इसको मिट्टी से बनाते हैं तो फिर उसको धूप में रखते हैं कि पहले वो ड्राई हो जाएं और फिर उसको जाके भट्टी में तपाते हैं। तो उस ड्राई रखने के दौरान जो वो स्ट्रेंथ गिरता है और ड्राई हो जाए उसको बर्तन को जब उस फॉर्म में तो हम ग्रीन स्टेट कहते हैं। इसी तरह हम जब इस इन्वेस्टमेंट मटेरियल को मिक्स करके वेट करें कि ये सेट हो जाए और उसके बाद हमें फर्नेस में, अगर बहुत अभी ये सेट नहीं हुआ, इसमें बहुत सारा वाटर है और आपने इसे फर्नेस में रखा, तो वाटर जो है फिर वो क्रैक्स प्रोड्यूस करता है, आपके पास फाइन डिटेल नहीं आती हैं। तो जब आप मॉडल के गिर्द ये इन्वेस्टमेंट मटेरियल को डाल दें तो फिर आपको वेट करना चाहिए कि वो ख़ुद से रूम टेम्परेचर पे पहले वो हार्ड हो जाए, सेट हो जाए, उसके बाद फिर आप उसे फर्नेस में ले जाके उसका वैक्स पैटर्न जो है फिर आप उसमें बर्न आउट कर सकते हैं। तो इस दौरान इसको जल्दी ग्रीन स्टेट पे जो हो तो इसकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि ये नरम ही रहे, और आप उसे फर्नेस में फिर कैसे रखेंगे तो इसकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। इवन कि अभी ये फर्नेस में नहीं गया है तो उस वक्त ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग हालत में होना चाहिए कि आप उसे फर्नेस में ले जा सकें और आराम से मैनूवर कर सकें इसको। और जब आप इसे उसमें फर्नेस में गर्म करेंगे ताकि जो वैक्स पैटर्न है आपका वो बर्न आउट कर जाए, इस दौरान मटेरियल जो है वो स्टेबल रहना चाहिए। तो थर्मली स्टेबल एट कास्टिंग टेम्परेचर। फिर आप उसमें जो है मोल्टन एलॉय डालेंगे तो उस दौरान भी उसको, तो इसकी आप देख रहे हैं कि इसकी जो रिफ्रैक्टरी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट मटेरियल की है वो बहुत ज़रूरी है। और दूसरी ये आगे आ रहा है कि जो 5 नंबर पे मैंने पॉइंट लिखा है ये थोड़ा फिलोसॉफिकल है, इसको समझेंगे हम नेक्स्ट उसमें, कि इट शुड एक्सपेंड इनफ टू कंपेंसेट द कंट्रैक्शन ऑफ द वैक्स एंड कास्टिंग श्रिंकेज ऑफ द मोल्टन एलॉय। जब इसमें आपको पता है कि जब मोल्ड जब हमने बनाया है और इसमें हम जब ये एलॉय डाल के कास्ट अपना बनाएंगे तो ज़ाहिर है जब कास्ट ठंडा होगा तो फिर कास्ट जो है वो श्रिंक कर जाएगा। तो जब आपने एक एबटमेंट टूथ मरीज़ के आपने प्रेशर लिया और आप उसको क्राउन बना रहे हैं तो फिर जब वही क्राउन आपके पास लैब से तैयार होके आ जाए और आप उसे इस एबटमेंट पे बिठाना चाहें, सीमेंट करना चाहें तो वो नहीं बैठेगा, वो साइज़ में थोड़ा कम होगा एबटमेंट के डायमेंशन से, इसलिए कि जब एलॉय कूल करता है तो उस दौरान वो कंट्रैक्ट करता है, जब वो श्रिंक कर जाए तो फिर आप उसे मॉडल पे रखेंगे तो वो नहीं बैठेगा। इसका मतलब ये है कि हमारे हाउ टू सॉल्व दिस इशू, ये इशू हम इन्वेस्टमेंट मटेरियल में सॉल्व करेंगे। जो हमारा ये मटेरियल है जिसे हम मोल्ड बनाएंगे, जब ये गर्म होगा इसको ओवर एक्सपेंड होना चाहिए। अगर 5% मोल्टन एलॉय श्रिंक करता है कूलिंग पे तो इसको 5% एक्स्ट्रा एक्सपेंड होना चाहिए जब हम इसको गर्म करते हैं। होगा क्या कि जब ये 5% ज़्यादा एक्सपेंड कर जाएगा, ओवर साइज़ आपको लगेगा, जब आप उसमें मोल्टन एलॉय पोर करेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा या थोड़ा सा लार्जर डायमेंशन का क्राउन बनेगा और जब वो कंट्रैक्ट करेगा तो श्रिंक करेगा तो फिर वो अपने नॉर्मल डायमेंशन पे आएगा। तो ये बेसिकली प्रॉपर्टी हमारे इन्वेस्टमेंट मटेरियल की ये होनी चाहिए कि जब हम इसको गर्म करें तो इट शुड एक्सपैंड फॉर द कंपेंसेशन ऑफ द कूलिंग श्रिंकेज ऑफ द मोल्टन मेटल एलॉय। ये बुनियादी पॉइंट था
जो हमने कोशिश की है कि आपको समझाएं और आगे फर्दर फिर मैं इसको मज़ीद और भी दूसरी पिक्चर्स के ज़रिए समझाऊंगा आपको। और छठा पॉइंट जो हमने लिखा है, प्रॉपर पोरस होना चाहिए। ज़ाहिर है जब आप इसमें आप पहले से एयर होगी और जब आप इसमें मोल्टन एलॉय डालेंगे तो वो एयर कहाँ जाएगी? वो एयर, ये मटेरियल ऐसा होना चाहिए कि ये एयर को एक्सकेप करने के लिए माइनर पोरासिटी इसमें होनी चाहिए कि जब आप इसमें मोल्टन एलॉय डाल दें मोल्ड में तो दौरान उसमें उस मोल्ड में पहले से मौजूद एयर जो है वो दरअसल एस्केप कर जाएगी, जो इस मटेरियल के अंदर पोर्स होंगे और में उस बैक फ्लो कम होगी इस मोल्टन एलॉय पे। तो इट शुड बी पोरस फॉर द एस्केप ऑफ गैसेस जब आप ड्यूरिंग द पोरिंग ऑफ द मोल्टन एलॉय इनटू द मोल्ड। और इसका ये कि जो मोल्ड की अंदरूनी सरफेस अगर आप देखें, अगर आपने इसमें ये मोल्टन एलॉय डाल दिया लेकिन अंदर जो सरफेस है मोल्ड की वो रफ़ है, तो ये तो उसकी डिटेल्स के मुताबिक सेट होगा, तो जब आप कास्ट आपके पास आएगा वो काफ़ी रफ़ शेप में होगा। और अगर ये इन्वेस्टमेंट मटेरियल ऐसा है कि ये फाइन या रफ़ स्मूथ सरफेस है अंदर से, तो जब मोल्ड में ये मोल्टन एलॉय जाएगा तो वो भी वही स्मूथ सरफेस लेगा। तो ये ऐसे स्मॉल पार्टिकल्स हों, अगर इसके पार्टिकल्स बहुत बड़े होंगे तो फिर इसमें डेफिनेटली रफ़ सरफेस प्रोड्यूस होगी। तो इसलिए ये मटेरियल फाइन पाउडर फॉर्म में होना चाहिए ताकि आपको एक्सीलेंट मोल्ड सरफेस दे। वही मोल्ड सरफेस दरअसल कॉपी होगी मॉडल के सरफेस पे। तो अगर मोल्ड अंदर से स्मूथ है और इसके अंदर आप मोल्टन एलॉय डाल के जब कास्ट बनाएंगे तो फिर उसकी सरफेस भी स्मूथ होगी। और तीसरी 8 नंबर पे जो मैंने लिखा ईज़ ऑफ डाइवेस्टमेंट। ईज़ ऑफ डाइवेस्टमेंट ये है कि जो ही आप इसकी सरफ, बस ये आखिरी टाइम भी होगा कि जो ही आप इसमें ये मोल्टन एलॉय डाल दें, आप इसको गर्म पानी में दोबारा ठंडे पानी में डाल देते हैं, जिसको इसको थर्मल शॉक कहते हैं कि जब जो ही आप उसको उसमें डालते हैं गर्म पानी में तो अचानक इतना ये मटेरियल पहले तो गर्म होने की वजह से एक्सपेंडेड फॉर्म में होगा, तो जो ही ये ठंडा होगा कंट्रैक्ट करेगा तो इसके दरमियान जो है क्रैक्स आ जाएंगी और ये शैटर हो जाएगा। तो आपको आराम से इसमें मौजूद आपका कास्ट है वो आपको मिल जाएगा। और अगर ऐसा मटेरियल हो कि उसको ये टूटता ना हो और फिर आपको फर्दर फिर मशीनों के ज़रिए ये अपने कास्ट पर से ये मोल्ड मटेरियल अब हटाना चाहें तो फिर और किस्सा मुश्किल होता है। तो इन्वेस्टमेंट मटेरियल की एक प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए कि जो ही हम उसमें एलॉय पोर करें और उसके बाद जब हम उसको ठंडे पानी में डाल दें तो इट शुड शैटर इनटू पीसेस, ताकि अंदर से मौजूद कास्ट की रिमूवल हमारे लिए आसान हो। अगर आप इस प्रोसेस पे अगर आप देखें तो यहाँ पे जो डिस्कशन हमने की है उसको हम थोड़ा सा फिर रिवाइज करते हैं कि होता क्या है कि आपके पास एक मरीज़ आएगा जिसको आप एक दांत पे लेट्स से लोअर 5 नंबर छोटे प्री मोलर पे आप उसको या क्राउन लगाना चाहें, 6 मोलर पे लगाना चाहें या प्री मोलर पे लगाना चाहें, तो यहाँ पे दरअसल ये तस्वीरें जो है वो डिफरेंट हैं। ये दरअसल प्री मोलर्स हमने मरीज़ की मुंह में प्रिपेयर किए, फिर इम्प्रेशन लिए, तो जो हमारे पास ये है तो अब ये डाई है, ये डाई आप इम्प्रेशन या इम्प्रेशन नहीं, मॉडल ऑफ द सिंगल टूथ की ये डाई है। इसके ऊपर हमने वैक्स पैटर्न बनाया हुआ है येलो जो है, और ये साथ में हमने स्प्रू मटेरियल भी, ये भी दरअसल वैक्स है, और इसके बाद हमने इसको रिमूव कर दी है उससे ये डाई मटेरियल से या रिफ्रैक्टरी डाई पर से हमने ये हटा दी है। और अब हम इसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हम वैक्स के ज़रिए, ये प्लास्टिक का बेस आता है जिसको हम स्प्रू बेस कहते हैं, हम इसको उठा के यहाँ लगा लेते हैं और फिर इसके ऊपर ये मेटालिक कास्टिंग रिंग रख देते हैं, और इसके अंदर ये वाइट जो है ये एस्बेस्टॉस पेपर हम इसलिए रखते हैं कि जब हम इसको गर्म करेंगे तो ये इन्वेस्टमेंट मटेरियल एक्सपेंड करेगा, तो एस्बेस्टॉस पेपर की जो जगह प्रोवाइड करते हैं उसमें वो एक्सपेंशन को कंपनसेट करने के लिए होता है, लिहाजा इसमें ये एस्बेस्टॉस का पेपर भी वाइट जो नज़र आ रहा है ये लगा होता है। उसके बाद हम जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट मटेरियल पाउडर फॉर्म में आता है, हम इसे लिक्विड के साथ मिक्स करके और जो स्लरी होती है ये हम आहिस्ता पोर करके, अब आप देखें कि हमारे पास ये मॉडल हमने इन्वेस्टमेंट मटेरियल से पोर कर दिया है।
तो अब ये ग्रीन स्टेट पे है, आप ग्रीन इसको छोड़ दें कि ये अच्छी तरह हाँ सेट हो जाए और उसके बाद इसको उठा के आप फर्मेंटेशन में ले जाएं। तो यही प्रोसेस मैंने अब यहाँ डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट मौजूद है। आप देखें कि ये आपने अबटमेंट बनाया था, टुथ प्रिपेयर किया था क्राउन के लिए, लैब गाय या लैब टेक्नीशियन ने उसके ऊपर पहले जो है ये वैक्स पैटर्न बनाया। आपका वो क्राउन जो बाद में मेटल का होगा, अभी आपको उसने मॉडलिंग वैक्स में या क्राउन और इनले वैक्स में आपने उसको बनाया है, और फिर ये वैक्स से डाई से आप इसको अलग कर दें और ये स्प्रू बेस ले लें और इस पे इसको आप वैक्स के ज़रिए लगा दें और फिर इसके ऊपर ये कास्टिंग रिंग लगा दें और इसके अंदर एस्बेस्टॉस पेपर लगा दें और फिर आप उसके इर्द गिर्द ये इन्वेस्टमेंट मटेरियल पोर कर दें। जब ये ग्रीन स्टेट तक हार्ड हो जाए और फिर आप उसे फर्नेस में रख दें। फर्नेस में जब आप इसको गर्म करेंगे तो ये सारा वैक्स जो है, वैक्स आपको पता है कि वो हीट को ज़्यादा रेजिस्ट नहीं कर पाता, जो ही आप थोड़ा सा गर्म करेंगे तो सारा वैक्स बाहर आ जाएगा और फर्दर गर्म करेंगे तो जितना थोड़ा बहुत वैक्स होगा वो भी वेपोराइज हो जाएगा। तो सारे अंदर आपके पास एक कम्प्लीटली वो 3 डायमेंशनल हॉलो स्पेस जिसको हम मोल्ड कहते हैं, और वो स्क्रू वाला हिस्सा भी एक कम्युनिकेशन चैनल बना देगा। यहाँ पे आप इसको फिर सेंट्रीफ्यूज में मशीन में लेके जाते हैं जहाँ आपने ऑलरेडी गोल्ड एलॉय का या बेस मेटल एलॉय आपने मोल्टन हालत में पहुँचाई है, बहुत गर्म की है, तो जो ही आप इस इन्वेस्टमेंट मोल्ड में आप उसको डाल देंगे, आप उसको ठंडे पानी में डाल दें, इन्वेस्टमेंट मटेरियल भी इससे हट जाएगा, तो आपके पास ये सारा कास्ट आ जाएगा। लेकिन कास्ट के साथ आप देखें आपका स्क्रू भी अटैच होगा, तो स्क्रू अटैच होगा और आप उसकी स्क्रू को अलग कर दें और फिनिश कर दें और लैब वापस भेज दें। अगर आप इसको थोड़ा सा और आप समझें, जब आप यहाँ पे आपने इम्प्रेशन लिया था इस पेशेंट का, तो आपको पता है कि इम्प्रेशन मटेरियल जो है वो भी उसकी आइडियल प्रॉपर्टी है कि दैट शुड बी डायमेंशनली स्टेबल, लेकिन आपको पता है कि कोई भी मटेरियल डायमेंशनली इतना स्टेबल नहीं है। तो थोड़े से चेंजेस आपके साथ ड्यूरिंग इम्प्रेशन आए थे जब आप ये इम्प्रेशन ले रहे थे। उसके बाद आपने इस पर वैक्स पैटर्न बनाया है। आपको पता है कि वैक्स जो है ये टेम्परेचर के लिए बहुत जल्दी, टेम्परेचर पे चेंज पे बहुत जल्दी एक्सपेंड और कंट्रैक्ट करता है, तो एज ए रिज़ल्ट आपके पास ओवर साइज़ मॉडल या अंडर साइज़ मॉडल आएगा और फिर आप उसको इन्वेस्ट करेंगे तो ये इन्वेस्टमेंट मटेरियल भी उस हिसाब से एक्सपेंड और कंट्रैक्ट होगा। तो आप देखें कि आपका वैक्स, और अब आप देखें वैक्स और साथ में ये इन्वेस्टमेंट मटेरियल, तो ये तो कंट्रैक्ट कर देगा, ये एक्सपेंड करेगा। जब ये ज़्यादा एक्सपेंड करेगा आपके पास ओवर साइज़ मोल्ड आ जाएगा। आप उस ओवर साइज़ मोल्ड को जब पोर कर देंगे तो ज़ाहिर है मेटल एलॉय जब ठंडे होंगे वो कंट्रैक्ट करेंगे। तो अगर ये इन्वेस्टमेंट मटेरियल ज़्यादा एक्सपेंड करता है तो ज़्यादा ओवर साइज़ क्राउन आएगा। जब ये कंट्रैक्ट करेगा तो आलमोस्ट उसी डायमेंशन पे आ जाएगा कि जो आप मरीज़ के टूथ पे आसानी से लग जाएगा। और अगर आपका ये ख्याल हो कि एग्जैक्टली डायमेंशन में चेंज ना आए हर मटेरियल में अपनी जगह पे, तो आखिर में जो क्राउन आपके पास बनेगा वो अंडर साइज़ होगा अबटमेंट के मुकाबले में और ये उस पर कभी भी सीट नहीं करेगा। लिहाजा जब हम इन्वेस्टमेंट मटेरियल को हम पढ़ेंगे तो उसका एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी उसकी ये होगी कि वो एक्सपेंड करना चाहिए उसको जब हम इसको गर्म कर दें, टू प्रोड्यूस ओवर साइज मोल्ड फॉर द कंपेंसेशन ऑफ द कूलिंग श्रिंकेज ऑफ द एलॉय। नेक्स्ट इसमें लेक्चर में अभी इसको हम यहाँ ब्रेक लेते हैं और जब नेक्स्ट होगा अब इन्वेस्टमेंट मटेरियल जो हमने इतना डिस्कस किया है अब हम उसकी केमिकल कंपोजिशन पे जाएंगे कि दरअसल इन्वेस्टमेंट मटेरियल क्या ये एक मोनोफेज मटेरियल एक ही चीज़ है या इस इज़ कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हम जो है उसमें हम इन्वेस्टमेंट मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। थैंक यू।